मैं ट्रेन के अंदर भागते भागते 2 कोचेस पार करके तीसरे में पहुंचा। तब कहीं काफी भीड़ दिखी और मैं वहां घड़ी भर सांस लेने को रुका। मेरा नाम ईश बख्शी है। मैंने 2 दिन पहले ही इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था दिल्ली में। पापा हमेशा से चाहते थे कि मैं इंजीनियर ही बनूं और मुझे इंजीनियरिंग और म्यूजिक दोनों का बहुत शौक था। पहला दिन था मेरा कॉलेज का। मैं हॉस्टल से कॉलेज की ओर जा रहा था। पुराना कोई भी जानने वाला या दोस्त नहीं था मेरा यहां। मैं कॉलेज के पास पहुंचा तो देखा कि एक लड़की कॉलेज की गेट के किनारे खड़ी सुबक के रो रही थी। कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। वो बेचारी बार बार इधर उधर 2-2 कदम करके हट रही थी कि कहीं उसे धक्का न लग जाए, लेकिन किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं हो रही थी। वो देखने में तो मुझे फ्रेशर ही लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मदद कर दूं। पास जाकर मैंने पूछा उससे कि क्या दिक्कत है, इस तरह से क्यों रो रही हो। वो लड़की बस रोती रही, उसने कुछ भी नहीं कहा। मैंने उसको 1 बार 2 बार 3 बार कई बार पूछा, लेकिन वो शायद किसी सीनियर से डरी हुई थी और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। आसपास के कुछ लोग मुझ पे हंसते हुए जरूर निकल गए मेरे बगल से, और आखिर में एक सीनियर ने आकर कहा, अबे पागल हो गया क्या भाई, किससे बातें कर रहा है। मैंने कहा कि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया, क्योंकि जब मैं पलटा तो वो लड़की वहां नहीं थी। शायद सीनियर से घबराकर वो भाग गई थी। मैंने भी बात को रफा दफा करना ही बेहतर समझा। चुपचाप अपने कॉलेज के पहले दिन मैं अपने क्लास की ओर चल पड़ा। क्लास में बैठा ही था जब टीचर पढ़ा रही थी और नोट्स लिखते लिखते एकदम से जैसे मैंने अपने सर को उठाया तो एक डस्टर ब्लैक बोर्ड की ओर से उड़ता हुआ आया और सीधा मेरे सर पर लगा। चोट इतनी तेज लगी थी कि मेरे मुंह से चीख और सर से खून निकल आए। मैं अपना सर पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तभी टीचर ने मुझसे पूछा, आर यू ओके? तो मैंने भी सर की चोट दिखाकर कहा, ये देखिए किसी ने डस्टर से मारा मुझे। और ऐसा करते ही मुझे समझ आया कि दर्द तो था ही नहीं और ना ही मेरे सर पर चोट लगी थी। इतना बड़ा वहम कैसे हो सकता है? मैं तुरंत उठकर क्लास से बाहर निकल गया और वापस हॉस्टल की ओर जाने लगा कि तभी रास्ते में अचानक मेरे माथे से नीचे नाक पर एक खून की बूंद मेरे शर्ट पर गिरी। तेजी से खून बहने लगा। इस सर में बहुत जोर का दर्द होने लगा। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी।
सीजन 2 प्रवीण के साथ। मेरा नाम ईश बख्शी है। मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले ही दिन पहुंचा तो गेट पर एक लड़की रोती हुई मुझे दिखाई दी। मैं उससे बात कर रहा था तो सीनियर्स के पूछने के बाद पागल हो गया क्या जब मैंने पलट कर देखा तो वो लड़की वहां नहीं थी। क्लास में किसी ने डस्टर फेंक के मेरा सर फोड़ दिया, लेकिन टीचर के पूछने पर मैंने देखा तो मैं बिल्कुल ठीक था और क्लास से बाहर भागा तो सर से खून दोबारा बह रहा था और पलट के देखा तो मेरी सीट के नीचे डस्टर पड़ा था। मैं वहां से सीधा अपने हॉस्टल की ओर भागा। बिल्डिंग से हॉस्टल के बीच एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। धूप में अपने सर पे हाथ रख के हॉस्टल की ओर दौड़ते दौड़ते मुझे साफ सुनाई दिया। मैंने पलट कर देखा तो मेरी परछाई अकेली नहीं थी। मेरी परछाई के ठीक पीछे एक परछाई और थी। सर से बहता खून जैसे अचानक गर्म नहीं बर्फ सा ठंडा लगने लगा। मैं उस परछाई को देखता हुआ 2 कदम चला तो वो परछाई भी मेरे साथ साथ 2 कदम आगे बढ़ी। मैं और 2 कदम बढ़ा तो दोबारा वो परछाई 2 कदम और आगे बढ़ी। अब कुछ ज्यादा ही हो गया था। मैं भागता हुआ कॉलेज के गेट की तरफ जाने लगा। मेरे पीछे पीछे वो परछाई भी अपने कदमों की आवाज के साथ साथ आती रही। गेट के पास पहुंचते पहुंचते मैं पलटा तो देखा पीछे परछाई नहीं थी, लेकिन तभी लगा जैसे सामने से किसी ने जोर से मेरे पैर में लात मारी और मैं मुंह के बल गिरा। उठ के देखा वो परछाई मेरे सामने ही थी। मैंने पूरी हिम्मत इकट्ठी करी, वहां से भागा और राहत मुझे तब मिली जब देखा कि कॉलेज गेट के बाहर आते के साथ ही वो परछाई वहीं रुक गई। सुकून की सांस किसे कहते हैं मुझे उस दिन समझ आया। कॉलेज से बाहर निकल के सीधे हॉस्टल के अपने रूम में पहुंचा। कुछ देर मैंने नजर इधर उधर रखी तो समझ आया कि मुझे अब डरने की जरूरत नहीं थी। वो रात बड़ी आराम से गुजर गई, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगले दिन मैं वापस जब कॉलेज गया तो गेट पर एक बार फिर से वही लड़की रोती हुई खड़ी दिखाई दी। मैंने अपनी नजरों को फेर लिया और चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। लेकिन आज इतना आसान नहीं लग रहा था। वो लड़की रोती रोती मेरे पीछे आती रही। मैं और तेज तेज चलने लगा अपने क्लास की ओर। अब मैं भाग रहा था। भागते भागते मैंने एक बार पीछे देखा तो पाया कि वो लड़की वहां नहीं थी। मेरी सांस में सांस आई और मैं क्लास में जाकर डेस्क पर अपना सर रख के बैठ गया। टीचर पढ़ा रहे थे, पूरी क्लास में स्टूडेंट्स थे और उसी माहौल में मैंने देखा कि वो लड़की सामने से रोती हुई वैसे ही आई और आकर मेरे पास वाली सीट पर रोती रोती बैठ गई। रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, सीजन 2 प्रवीण के साथ। मेरा नाम ईश बख्शी है। मेरे कॉलेज के गेट पर
एक रोती हुई लड़की दिखी थी मुझे। क्लास में लगा कि किसी ने डस्टर फेंक कर मेरे सर से खून निकाल दिया, लेकिन फिर देखा ये सब कुछ मेरा वहम था। बाहर आके जब वापस देखा तो दर्द और खून दोनों थे। अगले दिन वो लड़की मेरे पीछे पीछे मेरे क्लास तक आई और पास में आकर बैठ गई, और उसके बाद सिर्फ रोती रही। मैं वहां से उठ के कॉलेज के बाहर भागा। एक दिन पहले जब ऐसा हुआ था तो वो कॉलेज से मेरे हॉस्टल के रूम तक नहीं आ पाई थी, लेकिन आज मेरे कदमों की आवाज के साथ साथ दूसरे कदमों की आवाज रुक ही नहीं रही थी। पहले हॉस्टल तक, फिर रूम तक, वो मेरे पीछे पीछे आती रही। हॉस्टल पहुंच के अंदर घुसने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो लड़की मेरे गेट पर खड़ी थी, वैसे ही रोती हुई। मैं करता भी तो क्या, वहां से सीधा एक ही और जगह थी जहां मैं जा सकता था, और वहीं जाने के लिए मैं सीधे स्टेशन पहुंचा। घर के लिए ट्रेन खड़ी ही थी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन टिकट लेकर ट्रेन तक जाऊं इससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी। टिकट लेने का टाइम नहीं था मेरे पास। चलती हुई ट्रेन किसी तरह पकड़ी, और बेतहाशा पागलपन अब कहीं जाकर थोड़ा शांत हुआ जब यहां इस सीट पर आकर बैठा। कुछ ही देर में टीसी के लोगों से टिकट मांगने की आवाजें आने लगी। मैंने झांक के देखा तो टीसी पहुंचने ही वाला था मेरे पास। मैं चुपचाप वहां से उठा और टॉयलेट की तरफ चलने लगा। टॉयलेट पहुंचकर पीछे देखा, टीसी मुझसे काफी दूर था, लेकिन उसी वक्त फिर से वही आवाज सुनाई देने लगी, जिससे भागकर मैं यहां तक आया था। मैं तुरंत टॉयलेट में जाके छुपने की सोच ही रहा था कि टॉयलेट का दरवाजा खोला, सामने वही लड़की रोती हुई खड़ी थी, और मुझे देखते ही वो इतनी जोर से चीखी कि मुझे लगा मैं बहरा ही ना हो जाऊं। तो उसकी चीख से मैं 2 कदम पीछे खुद भी चीख करके हटा तो मैं अचानक किसी से टकरा गया। मैंने पलट के देखा तो टीसी मुझसे कह रहे थे टिकट दिखाने के लिए। मैंने साफ साफ बात कह दी कि टिकट ले नहीं पाया, इमरजेंसी में था, सो पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दीजिए। टीसी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा कि मेरे जैसे अमीर बाप की बिगड़ी औलादों को लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। और इतना कह के अगले स्टेशन पे उन्होंने मुझे धक्के मार के सिर्फ उतारा नहीं, बल्कि मुझे आरपीएफ के हवाले कर दिया। उन्होंने पहले तो मुझे मारा और फिर फाइन लगा दिया। पापा को फोन करके बुलाया तो उन्हें आने में तकरीबन 4 घंटे लगे, और आते ही उन्होंने मामला संभाला और हम लोग घर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर पापा मुझसे पूछते रहे कि ये सब क्या था, पर मैं उन्हें कुछ बोल नहीं पा रहा था। बताता भी तो क्या, मुझे खुद को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा था। लेकिन सचमुच डर क्या होता है वो मुझे तब समझ में आया जब ड्राइवर ने गाड़ी मेरे घर के दरवाजे के अंदर ली, क्योंकि घर के
मेन दरवाजे को पार करने के बाद वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार रोती हुई नहीं, वो वहां पर हंसती हुई खड़ी थी। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। मेरा नाम ईश बख्शी है। मेरे कॉलेज की गेट पर एक रोती हुई लड़की मुझे दिखाई दी, जो मुझे मेरी क्लास और हॉस्टल के गेट पे भी दिखाई दी। ट्रेन में टॉयलेट के अंदर भी दिखी, और बिना टिकट ट्रैवल करने के चक्कर में, टीसी को रिश्वत देने के चक्कर में मुझ पे जुर्माना लगा के आरपीएफ के हवाले कर दिया। तकरीबन 4 घंटे लगे मेरे पापा को वहां पहुंचने में, और किसी तरह उन्होंने मुझे छुड़वाया। लेकिन घर के गेट पे भी वही लड़की मुझे रोती हुई दिखाई। मुझे अपनी परवाह नहीं थी, पिताजी और मॉम को कुछ ना हो जाए, यही सोच सोच के मेरी जान सूख रही थी। मैं घर में आ तो गया, लेकिन यहां पर भी महफूज नहीं था। मैंने जब पापा को पूरी बात बताई तो मॉम पर चिल्लाते हुए वो मुझे पागल कहने लगे, और उसके बाद दोनों में झगड़ा होने लगा। मैं दोनों को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं जानता था कि कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा ही लड़ते रहते थे आपस में। मैं थक हार कर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया कि तभी मेरी नजर पापा के पीछे स्विमिंग पूल के पास वाली खिड़की पर गई। वही लड़की धूप में पूल के पास खड़ी थी और एक एक कदम धीमे धीमे बढ़ाती हुई कमरे की तरफ आ रही थी। खिड़की बंद थी, लेकिन कांच की खिड़की को तोड़ने में कितना वक्त लगता है। मैंने मॉम और पापा को चिल्ला के कहा, वो देखिए पापा, वो देखो ना, वो रही वो लड़की, वो रही। दोनों ने उस तरफ देखा, लेकिन उन्हें वो लड़की दिखाई नहीं दी। पापा का गुस्सा मां पे और ज्यादा बढ़ गया। वो मां पे और ज्यादा चिल्लाने लगे, और तभी मैंने देखा वो लड़की धूप में थी तो सही, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। और हमारे इस कमरे में मेरे पिताजी, मां और मेरे साथ साथ बाहर से आती हल्की रोशनी में परछाइयां 4 थी। इस वक्त मेरे पिताजी बुरी तरह से गुस्से में थे, और उन्होंने मां से कहा, तुम और तुम्हारा बेटा दोनों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। बीवी बेवकूफ तो बेटा 1 नंबर का गधा, पढ़ाई लिखाई में इतना कमजोर। मेरे पिताजी सही कहते थे, अपनी हैसियत देख के शादी करता तो लड़की भी ढंग की होती, भिखारी से शादी नहीं करनी पड़ती। मैं कुछ बोलूं या कुछ कर पाऊं, इससे पहले ही चिल्लाते हुए पापा पे मां एकदम से झपटी, और एक अजीब सी आवाज में उसने कहा, बहुत शौक है ना पैसे का, तो ले, अब पैसे से अपनी जिंदगी खरीद के दिखा। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, और साथ मेरे पूरे परिवार की भी। मेरी आंखों के सामने मेरी मॉम ने पिताजी की गर्दन एक झटके से मरोड़कर तोड़ दी। मेरी मां के बोलने का वो अंदाज और पिताजी की घुटी हुई चीख मेरे कानों में आज तक गूंजती है। दरअसल मेरे पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से पिताजी ने मेरे लिए कॉलेज की सीट पैसों से खरीदी। मेरिट पर नहीं मिला था मुझे कुछ भी, और मुझे सीट देने के चक्कर में जिस लड़की को सीट देकर छीन लिया गया,
उसके कर्ज में डूबे बाप ने अपनी बीवी बच्चों को जहर दिया और फिर खुद भी मारा गया। सही कहते हैं, बाप के पापों का फल बेटे को भुगतना पड़ता है। मेरे पिताजी की मौत के बाद वो लड़की मुझे दोबारा कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन उस इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने की हिम्मत मुझ में आज भी नहीं है।